हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और रिवीजन टाइमली कर रहे होंगे। और हम लोग का चल रही है एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी 6 क्लास की एनसीईआरटी को खत्म कर चुके हैं। बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो एंशिएंट हिस्ट्री से डील करती है, और जो क्लास 7 की एनसीईआरटी जो अभी करंटली अपनी सीरीज चल रही है, इसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री से हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं। इसके अंदर हम ऑलरेडी अपने 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर टेम्पल्स की बात की गई है, क्राफ्ट की बात की गई है, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की गई है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, किस तरीके से टाउन्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का चल रहा है। अलग अलग जो आपकी पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे चार धाम यात्रा आपने सुना होगा, तो इस तरीके से जो पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं वो कैसे डेवलप हुई, इस बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये आज अपना चैप्टर नंबर हम 6 से स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 6 का आपका नाम रहेगा बेसिकली क्या, टाउन्स ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, लेकिन हर बार क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना वही क्या है, रिचुअल है, पॉलिसी है अपनी। कौन सी पॉलिसी है कि सर एक बार ना इंडेक्स देख लेते हैं, टाइमलाइन बना लेते हैं एक बार। तो मैंने आपको बताया था कि 750 से लेके 1000 ईस्वी तक जो बीच का जो 250 साल का जो पीरियड है, यहां पर भारत के अंदर क्या हो रहा है, 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ रही हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपके पाल डायनेस्टी वाले, ये तीनों के तीनों बेसिकली कौन सी जगह के लिए लड़ रहे हैं, कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, ट्राई पार्टर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। 250 साल तक आपस में लड़ते रहेंगे, और एक टाइम के बाद जब सारे रिसोर्स डिक्लाइन हो जाएंगे, इन डायनेस्टी का पतन हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा, ये गुर्जर प्रतिहार में से ही आपके क्या होंगे, बहुत सारी राजपूताना डायनेस्टीज निकल निकल के आएंगी बात। ठीक है, तो 1000 से लेके 1200 के बीच में आपकी राजपूताना स्टेट्स का ओरिजिन होगा। एंड क्योंकि इस टाइम पे भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है अवेलेबल, कोई एक एक स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन हो जाएगा, अरेबिक इन्वेजन हो जाएगा, जिसमें 8th सेंचुरी के अंदर आपका मोहम्मद बिन कासिम आया, 10th के अंदर गजनी आया, और 1213 के अंदर आपका आया बेसिकली घोरी। ठीक है, फाइनली क्या होगा, घोरी का ही एक स्लेव हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो 1206 के अंदर स्टैब्लिश करेगा दिल्ली सल्तनत, और कौन सी डायनेस्टी के तहत, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के तहत। इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 अलग से और डायनेस्टीज आएंगी, स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। फाइनली 1526 के अंदर आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बेसिकली आपकी लड़ाई होगी, जिसे कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और वहां पे बाबर जीत जाएगा और भारत के अंदर स्टैब्लिश करेगा मुगल साम्राज्य। ठीक है, अब शुरू शुरू के जितने भी आपके मुगल राजा आया करते थे, ये सारे के सारे इंपीरियल हुआ करते थे, साम्राज्यवादी ताकतें हुआ करती थी, तो इनके खिलाफ रिवॉल्यूशन करना इतना इजी नहीं होता था, क्योंकि स्ट्रांग था, इनका होल्ड था पूरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ इस पूरे टाइम पीरियड में क्या चल रहा है, आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट चल रहा है एक तरफ। तो आज का जो हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 6 है, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, टाउन्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर रीड करोगे तो आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी इस चैप्टर से। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा सिस्टम चलाया गया। टेम्पल टाउन्स क्या होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते हैं, ब्रॉन्ज, बेल, मेटल एंड लॉस्ट बैक टेक्निक, अलग अलग तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जा रहा है। कहीं पर ब्रॉन्ज का यूज किया जा रहा है, बहुत सारी मेटल्स का यूज किया जा रहा है। दैट मींस क्या, मेटलर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है भारत के अंदर। साथ ही साथ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये तो हड़प्पा संस्कृति वाले भी यूज करते थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति वाले भी यूज करते थे, तो इसके बारे में बात की गई है। दूसरा, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब ये छोटे छोटे जो टाउन्स डेवलप हुए, इन्होंने आपस में कनेक्टिविटी बना ली, और कह रहे हैं कि भैया अगर यहां से चावल का व्यापार हो रहा है तो वहां से गेहूं का कर लो, यहां से संतरे का हो रहा है तो वहां से टमाटर का कर लो। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट की जा रही है, जिससे फाइनली अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होंगी, रेवेन्यू जो होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके पास पैसा आने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे छोटे और बड़े आपके ट्रेडर्स, व्यापारी हुआ करते थे। इसके अलावा अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो उस टाइम पर आपके इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे या ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, उनके बारे में कुछ कुछ बातें की गई हैं, जैसे हम्पी हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया और सूरत हो गया। इसके बारे में देखेंगे। सूरत को ही बोला जाता है बेटा गेटवे टू द वेस्ट, तो ये एक फैक्चुअल बेस्ड सवाल हो गया। अब बताओ, तुम कहते हो ना कि सर एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, कहां से ये सवाल आ गया। अब देखो, ये सवाल देखो, सूरत को ही गेटवे टू द वेस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये आपका प्यारा भारत है, यहां पे सूरत है, तो वेस्ट में जाना है हमें। तो यहां से पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न वर्ल्ड खुल गया, किसके लिए, व्यापार करने के लिए, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खुल गया, इसलिए इसको बोले जाते हैं गेटवे टू द वेस्ट। उसके बाद फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम जो है ये एक बंदरगाह है, ठीक है, कोस्टल एरिया के अंदर ये बंदरगाह है, एक पोर्ट है, तो वहां पर क्या हो रहा है, फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। देखो, ज्योग्राफी के हिसाब से आपके एरिया में जो रिसोर्स अवेलेबल होगा, आप उस हिसाब से काम करोगे, जो संसाधन अवेलेबल होगा, आप उस हिसाब से बेसिकली अपने सारे के सारे काम करते हैं। ठीक है,
और फिर नए टाउन्स और नए ट्रेडर्स के बारे में बात की गई है। तो जब आप ये चैप्टर रीड कर लोगे तो इन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, कि भैया ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो ये कैसे डेवलप हो गए। देखो, कोई भी साम्राज्य आपको डेवलप करना हो, कोई भी ग्रो करना हो, तो आपको एक अपना एक कैपिटल बनानी पड़ती है। हाँ सर, जैसे भारत को अगर चलाना है तो न्यू दिल्ली कैपिटल है, वहीं से सारा का सारा पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। हाँ, तो उस टाइम पर भी ये जो डायनेस्टीज हुआ करती थी, इनके लिए भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे, जहां से ये पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आप देखो बहुत सारी ऐसे आपको देश, जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे साउथ अफ्रीका एक देश आता है। हाँ सर आता है, हमने देखा है। ठीक है, तो सर देश की कैपिटल तो एक ही होती है। हाँ, भारत की तो एक ही है सर, न्यू दिल्ली। लेकिन कुछ कुछ देश आपके ऐसे होते हैं जिनकी कैपिटल्स भी कई होती हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसकी 3 कैपिटल्स हैं। एक के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है, एक के अंदर सारा का सारा फॉरेन का काम किया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स, और एक तरफ आपका इकोनॉमी से रिलेटेड। तो 3 अलग अलग जेंडर, 3 अलग अलग जगह उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए और वहां से उसी को वो डील कर रहे हैं। तो इससे चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में से एक था आपका थंजावुर। ये तो हमने पढ़ा भी था सर, ये तो चोला डायनेस्टी के अंदर पढ़ा था हमने। हाँ, तो देयर आर प्लेसेस विद मंडप्स एंड पवेलियंस फ्रॉम वेयर द किंग होल्ड कोर्ट इशुइंग ऑर्डर। बहुत सारे एक ऐसी जगह होती है जो राजा की जगह होगी, पैलेस होगा, वहां पर राजा अपने दरबार के अंदर, कोर्ट के अंदर बैठेगा और वहीं से सारे की सारी वो अपनी ऑर्डर इश्यू करेगा, जो भी उसको समन देना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भैया ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, या इतना टैक्स चाहिए मेरे को, या किसानों से आप 4 किलो चावल लो, या किसानों से आप 250 ग्राम टमाटर लो। तो इस तरीके से वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रहा है, किससे कितना टैक्स लेना है, किस व्यापारी को कितनी छूट देनी है, किसको नहीं देनी, ये सब चीजें डील हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तंजावुर क्या थी, चोला की कैपिटल हुआ करती थी, वॉज वन सच टाउन नियर द पर्नेनियल रिवर कावेरी। अब देखो, ये होता है एनालिटिकल सवाल, आपसे पूछ लिया जाएगा कि तंजावुर कौन सी नदी के किनारे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे आपको कई दिखेंगे, जैसे कि इसमें पूछा है उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, या सूरत कौन सी नदी के किनारे है, वो मैच द कॉलम में पूछता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो तंजावुर है वो आपकी कावेरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है शहर। और कावेरी से पहले आपको एक वर्ड लिखा हुआ परनैनियल। बेटा परनैनियल का मतलब होता है ऐसी नदियां जो 12 महीने पूरे टाइम बहती हैं। ठीक है, तो पेनेलियल का मतलब होता है जो पूरे 12 महीने बहती हैं, तो कावेरी तो पूरे 12 महीने बहती है। ठीक है, तो उसी के किनारे आपका तंजावुर है, जो कि चोलास की कैपिटल हुआ करती थी। देयर वर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। अब जो आर्मी है सर, वो तो आर्मी तो 5-6 लाख बंदे होंगे, तो सबके लिए घर तो बना नहीं सकते, अब तो क्या करेंगे, बैरक बना देंगे। बंक बेड्स टाइप जो होते हैं आपके, जिसमें एक ही जगह पर, जैसे एक बेड पड़ा हुआ है, एक ये बेड पड़ा हुआ, तो एरिया ज्यादा यूज हो रहा है। तो बंक बेड या बैरक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बेड के ऊपर दूसरा बेड रहेगा, फिर तीसरा बेड रहेगा। इस तरीके से बैरक्स बनाए जाते थे और यहीं पर आपके आदमी लोग रहा करते थे, जो भी आर्मी के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद वाटर सप्लाई कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। अब ये जो वाटर सप्लाई, भाई इतने सारी जनता है, नहाना धोना है, खाना बनाना है, नहाना है, होली खेलनी है, तो पानी भी तो चाहिए। तो पानी के लिए जितनी भी पानी की आप पूर्ति करनी है, कहां से होगी सर, या तो आप कुएं में से निकाल लो, या इन्होंने टैंक्स बनवाए थे बहुत सारे। हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि कितने सारे टैंक्स बनवाए गए थे, जिससे इरिगेशन वगैरह का जो डेली यूसेज के लिए जो पानी यूज होता था उसके लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इसके बाद तंजावुर का आर्किटेक्चर किस तरीके का होता था, तो हमने कल देखा था एक टेंपल बना था, राजा राजेश्वर टेंपल, जो राजा वन ने बनवाया था। हाँ सर, तो यहां से फैक्चुअल बेस्ड सवाल आता है कि ये टेंपल का आर्किटेक्चर कौन था, तो बेटा उस आर्किटेक्चर का नाम था कुंजुरा मल्लन राजा राज पेरुंत चाचन। सर इतना लंबा नाम कैसे याद रखेंगे, तो कोई बात नहीं, बस आप कुंजर मल्लान नाम याद रखो कि भैया ये जो आपका राजा राजेश्वर टेंपल था, उसका जो आर्किटेक्चर था वो यही कौन, कुंजरा मल्लान हुआ करता था। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, तो इस मंदिर की दीवार पे इंस्क्रिप्शन है जिसपे लिखा हुआ है कि भाई साहब मैंने बनाया है ये। सेम वही एग्जांपल लो, जैसे आप मंदिर जाओ और वो सर दान दे देंगे, या उस पे आपकी पर्ची कटती है, या फिर कि भैया मैंने इस मंदिर के अंदर आपके बेसिकली 5-6 पंखे लगवा दिए तो उस पे नाम लिख दिया, या मैंने ये दीवार बनवा दी तो उस पे नाम लिख दिया। तो इसी तरीके से ये मंदिर जो बनवाया था राजा राजेश्वर वाला, ये किसने बनवाया था आपका, ये कुंजरा मल्लन ने बेसिकली इसका आर्किटेक्चर हुआ करता था। उसके बाद इस तंजावुर में आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो किस तरीके से चलती थी, वो और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इतना ही जोड़ लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से होती थी कि भैया पैसा कहां से आ रहा है इनके पास, चोला साम्राज्य वालों के पास, तो मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, जो मंडियां हुआ करती थी, जो आपके बाजार हुआ करते थे, वहां पर बेसिकली क्या है, सारे के सारे अनाज बेचे जाते थे, ग्रेन्स बेचे जाते थे, और स्पाइसेस, मसाले, क्लोथ एंड ज्वेलरी,
ये सब चीजें यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आपका नाम दे रखा है स्वामी मलाई। स्वामी मलाई इज द फेमस प्लेस फॉर स्थपतिज और स्कल्प्टर्स। स्कल्प्टर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो मूर्तियां बनाते हैं, स्कल्पचर, मूर्तियां बनाने वाले, ठीक है। तो मूर्तियां बनाने वाले जो सबसे फेमस लोग हुआ करते थे वो कौन सी जगह से हुआ करते थे, वो होते थे स्वामी मलाई नाम की जगह से। तो ये एक फैक्चुअल बेस्ड सवाल हो गया अब आपका, ठीक है। उसके अलावा ये लोग क्या करते थे, बहुत सारी ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते थे, ठीक है, लंबी लंबी मूर्तियां बनाते थे, ऑर्नामेंटल बेल्स बनाते थे। ऑर्नामेंट मतलब अलग अलग मेटल से आप बेसिकली घंटा बजाओगे, घंटा बनाओगे बेसिकली, जो मंदिरों के अंदर बनता है। तो कौन बनाते थे, यही बनाते थे, ठीक है, स्थपतिज कहते हैं स्कल्प्टर्स को। बहुत सारे लैंप्स बनाए जाएंगे मेटल्स के, ताकि भैया वो स्ट्रीट लाइट वाला कॉन्सेप्ट कि रात को अगर जा रहे हैं तो अंधेरे में सेल्फी नहीं ले पाएंगे, तो क्या करेंगे सर, एक मेटल का एक पोस्ट बना देंगे, एक लैंप बना देंगे और वहां पर तेल वगैरह रख के उसमें आग लगा देंगे, जैसे मशाल जलाई जाती है। तो स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। इसके अलावा सालिया, सालिया क्या है, ये दीज वर द कम्युनिटी हु वर वीवर्स, वीवर मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, ठीक है जी। तो सालिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड नियर बाय टाउन उरैयूर आर बॉडी प्रोड्यूसिंग क्लोथ। ये किस लिए फेमस हुआ करते थे, क्लोथ के लिए, क्लोथ फॉर्मेशन के लिए, वीवर सिलाई के लिए। तो सालिया नाम आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हुआ करती थी बेसिकली, जो सारा का सारा कपड़ा बुनती थी और वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है, तो उससे भी पैसा आ रहा है लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद क्लोथ फॉर फ्लैक्स दैट कैन बी यूज्ड इन द टेंपल्स फेस्टिवल। अब बहुत सारे टेंपल्स बन चुके हैं, तो उनमें सर बहुत सारे हम फेस्टिवल करते हैं, भजन संध्या वगैरह करते हैं, तो उसमें भी तो झंडे की जरूरत है। जैसे अभी अयोध्या का जब अयोध्या राम मंदिर का जब अभी स्टैब्लिशमेंट किया गया, एस्टैब्लिशमेंट तो पहले ही हो गया था, उसका दोबारा से इनॉग्रेशन जब किया गया, तो उसमें क्या किया था, आप कितने सारे झंडे लेके जा रहे हैं, ठीक है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, झंडे लेके जा रहे हैं, तो वो झंडों का उस टाइम पे यूज किया जाता था मंदिरों के अंदर। तो ये सालिया कम्युनिटी काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, ठीक है। ये साउथ इंडिया के अंदर उस टाइम पर बेसिकली आपके वीवर का काम करती थी। उसके बाद फाइन कॉटन क्लॉथ्स फॉर द किंग्स एंड द नोबिलिटी एंड फॉर द मासेस एज वेल। अब ये बहुत ही अच्छे कपड़े बनाया करते थे। ऑब्वियसली भाई राजा ऐसे वैसे कपड़े तो पहनेगा नहीं, वो तो बढ़िया रेशम का पहनेगा, रेशम का रुमाल से अपना बेसिकली पसीना वसीना साफ करेगा। भाई रेशम का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत फाइन क्लोथिंग होती है। एक छोटी सी जो आपकी अंगूठी वो होती है ना, अंगूठी, उसके बीच में से पूरी पूरी चद्दर पास हो जाती है, इतना बढ़िया मुलायम कपड़ा होता है। तो राजा तो यही पहनेगा। लेकिन क्या सर ये जो लोग हैं केवल राजा के लिए ही ये सब काम करते थे? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये लोग आम जनता के लिए भी कपड़े बनाया करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा के लिए बना रहे हैं। तो यहां से आपका सालिया वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, एक स्थपति वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, एक आपका कुंजरा मल्लन वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलता रहता था। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टेंपल टाउन्स। टेंपल टाउन्स क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। अब टेंपल टाउन्स देखो, जहां पर भी मंदिर बनता है तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास की जो जगह होती है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जुड़ जाती है। कैसे? सबसे बेस्ट एग्जांपल पीके मूवी। पीके मूवी के अंदर आपने क्या देखा था, जब वो पीके बेसिकली आपकी जो अनुष्का जो शर्मा हुआ करती थी, उनके पिताजी को एक बार लाइव एग्जांपल के लिए कॉलेज लेके चला गया था। उसने एक पत्थर लिया, उसके ऊपर एक लाल कलर से चूना घिस दिया और फिर देखो क्या हुआ, क्योंकि उस दिन पेपर था बच्चों का कॉलेज के अंदर। तो क्या देखा, आसपास वो चाय की टपरी लग गई है और समोसे की टपरी लग गई है और लोग बाग झुक के प्रणाम कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं कि भैया हमें पास करा दो, भगवान हमें पास करा दो। तो इसी तरीके से क्या होता है, जहां पर भी मंदिर होता है ना, उसके आसपास बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगती हैं, जिससे पैसा आने लगता है। और पैसा आएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे अब वो शहरीकरण की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, टेंपल्स के साथ ही आपके गुरुकुल हुआ करते थे, सारा का सारा नॉलेज सिस्टम हुआ करता था। उसी के आसपास फूल वालों ने अपनी दुकान लगा ली, मालाओं वालों ने अपनी दुकान लगा ली, ये तुम्हारे नारियल वालों ने दुकान लगा ली, टीके वालों ने दुकान लगा ली, मेटल वालों ने दुकान लगा ली। इस सब से क्या हो रहा है सर, डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो धीरे धीरे जहां पर सिर्फ एक मंदिर हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से टाउन्स में कन्वर्ट हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण होना, ठीक है। थंजावुर तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ही। थंजावुर के अंदर वो मंदिर बनवाया था राजा राजेश्वर वाला टेंपल, उसी के चारों ओर ये चीज डेवलप हुई, हमने पिछली स्लाइड में देखा ना, ये सारी चीजें थंजावुर के अंदर डेवलप हुई और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, बढ़िया इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वहां से। तो थंजावुर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेंपल, अब इन टेंपल्स की इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। भाई ऑब्वियसली धर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके चारों तरफ आपकी सोसाइटी डील करती है, सोसाइटी डील करती है धर्म को लेके बस, ठीक है। प्लस इकोनॉमी, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भैया जहां मंदिर होंगे वहां आसपास क्या होंगी, आपकी बहुत सारी दुकानें लग जाएंगी, बेसिकली प्रसाद वगैरह की दुकानें लग जाएंगी।
रूलर्स बिल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द वेरियस डीटीज। डीटीज का मतलब होता है अपने अपने जो भगवान मानते हैं बेसिकली। कुछ विष्णु को मानते हैं, कुछ शिव को मानते हैं, कुछ विष्णु के अवतारों को मानते हैं, कुछ शिव के अवतारों को मानते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक डीटी है, हर एक का अपना अपना एक गॉड है, ठीक है, उसकी वो पूजा कर रहे हैं। तो राजा मंदिर क्यों बनवाता है? ताकि वो दिखा सके जनता को कि भाई साहब मैं भगवान के प्रति एकदम डिवोटेड हूं, मैं उसी के कहने पर ये सारा का सारा काम कर रहा हूं, तो आप लोग मेरी बात सुना करो। अपनी वैधता प्रूफ कर रहा है ये, किसके बीच में? जनता के बीच में, ताकि जनता इसके खिलाफ रिवोल्ट ना करे। और अल्टीमेटली इससे फायदा तो यही है ना कि उसके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो मंदिर इसीलिए बनाए जाते थे, हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। उसके बाद एंडाउड टेम्पल्स विद लैंड ग्रांट्स एंड मनी टू कैरी रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट। तो राजा लोग क्या करते थे? बहुत पैसा, बहुत दान दिया करते थे इनमें, बल्कि मंदिरों को जमीनें दान में दे दी जाती थी। और हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी था कि जो जमीनें आपके बेसिकली ब्राह्मणों को दान में दी जाती हैं, उनको या तो अग्रहर बोलते हैं, अग्रहर बोलते हैं, या फिर इन्हीं को देवदान भी बोला जाता है, देवदान भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जब भी कभी मंदिरों के अंदर जो स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब डेवलप करने होते थे, तो उसको देवदान बोला जाता था, जमीन दान में दे दी। अग्रहर बोला जाता है जो डायरेक्टली ब्राह्मणों को जमीन दान में दे दी जाती थी, ठीक है। तो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। इसके अलावा पैसे दिए जाते थे ताकि मंदिर के अंदर जो डेली की जो पूजा पाठ होती है, डेली के जो कर्म कांड होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए पैसे लगते हैं। हाँ सर, तो राजा देता था पैसे। इसके अलावा जो भी आसपास जो आपके ऐसे भूखे लोग होंगे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए लोगों को खाना खिलाना है तो पैसा लगता है, तो राजा उसके लिए भी पैसा देता था। नेक्स्ट आपका पंडितों को भी पैसा दिया जाता था खूब। पिलग्रिम्स ऑल्सो मेड डोनेशन। अब जो यहां पर जो लोग बाग जाते हैं वो लोग भी डोनेशन दे रहे हैं। भाई मंदिर के अंदर तुम जाते हो, घंटा बजाते हो, पूजा करते हो, फिर अपने भगवान की जैसे भी आप पूजा करते हो, या कोई क्या नाम है, अगर कोई इस्लामिक कैटेगरी से है तो वो किसी दरगाह पर जाता है, ठीक है, वहां पर चद्दर चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है। तो ये सब क्या है? जो लोग बाग जा रहे हैं वो लोग भी बेसिकली उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डोनेशंस दी जाती थी इस तरीके से आम जनता के द्वारा भी। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। तो टेम्पल्स के पास जब ये पैसा जाता है, तो टेम्पल्स जिसके भी अंडर वो टेम्पल हुआ करता था, यहां पर जितना भी पैसा आ रहा है वो उसी पैसे को यूज करता था टेम्पल्स की डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए डेवलप करता था उसको, ताकि उस जगह की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट, ग्रेजुअली प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिजन, ट्रेडर्स सेटल नियर द टेम्पल। इसी के चलते क्या होगा? मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग बेसिकली सेटल हो जाएंगे, अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ जाएंगे और एक इकोनॉमिक सेंटर डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या हुआ सर? वो एक मंदिर की वजह से पूरा का पूरा शहर बस गया। कैसे बस गया? यही कारण से बस गया। तो इन्हें ही बोला जाता है टेम्पल टाउन्स, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी आपको बताया थंजावुर, और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे भिल्ल स्वामी का एक भिल्ल स्वामी एक आपका टेंपल टाउन है। कहां पर बेटा? मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा जगह आती है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आज भी है, और इसको भी टेंपल टाउन बोला जाता था उस टाइम पर। गुजरात के अंदर सोमनाथ है, वो भी टेंपल टाउन है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में तो बहुत ही पैसा हुआ करता था, तो उसके चारों ओर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो रहा है पूरा, ठीक है। उसके बाद कांचीपुरम जो कि मदुरई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आता है, वो भी ऐसे ही। कांचीपुरम की साड़ियां कितनी फेमस है। उसके बाद तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर आपके जो तिरुपति है उसको देख लो आप। तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके? टेंपल टाउन्स के, जहां पर मंदिरों के आसपास बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी और वहीं से आपके शहरीकरण होने लगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसको कहते हैं पिलग्रिमेज सेंटर। पिलग्रिमेज सेंटर का मतलब सर चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा, हाँ, तो उसे ही पिलग्रिमेज कहते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका हिंदुइज्म में। अगर हम इस्लामिक की बात करें तो आपने सुना होगा कि भाई हज को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं। हज को जाने का मतलब होता है पिलग्रिमेज टूर करना। कैसे? सर वो मक्का मदीना जाएंगे सऊदी अरेबिया में। हज करना भी एक तरीके का पिलग्रिमेज है। तो जो मक्का और मदीना है वो पिलग्रिमेज सेंटर बन गए, हाँ, क्योंकि लोग बाग दूर दूर से जाते हैं वहां पर, ठीक है। आप लोग आप घर वालों से, जब घर वालों के साथ कभी वैष्णो देवी जाते हो तो वो क्या है? वो पिलग्रिमेज सेंटर है। आप कभी कैलाश पर्वत जाते हो या अमरनाथ की यात्रा चलती है, वो क्या है? पिलग्रिमेज सेंटर है वो। तो ये किस तरीके से डेवलप होते हैं आपके? ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। तो ये भी धीरे धीरे बेसिकली टाउनशिप में डेवलप होने लगा। अब किसी बंदे ने हिमालय पर जाके मंदिर बना दिया, या कैलाश जी का मंदिर है, कैलाश भगवान का मंदिर है बेसिकली वहां, ठीक है, तो क्या होगा? लोग बाग जाएंगे उधर, क्योंकि लोग बाग अपने आप को डिवोट करना चाहते हैं भगवान को लेके। तो जब लोग बाग वहां पहुंच जाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट वहां भी लग जाएगा। भाई यहां पर तो मंदिर बनवाया था किसने? यहां पर तो मंदिर तो राजा ने बनवाया था। पिलग्रिमेज वाली जगह जो होती है वो पूरी की पूरी हमारे धर्म आधारित पे बेसिस रहती है कि यहाँ पर कैलाश, यहाँ पे आपके शिव भगवान रहा करते थे, यहाँ पर आपकी देवी माता रहा करती थी। तो क्या होगा? लोग बाग वहां जाएंगे अपना डिवोशन दिखाने के लिए, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। जब जाएंगे तो वहां पर भी वही चीज डेवलप होने लगेगी।
जो यहां शहरों के अंदर हूं। तो अब पिलग्रिमेज सेंटर्स के आसपास भी आपकी टाउनशिप्स धीरे धीरे डेवलप होने लगी। बेस्ट एग्जांपल क्या है सर? वृंदावन यूपी के अंदर है, उसके बाद तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर है, अजमेर राजस्थान के अंदर है, ठीक है, ये हुआ करते थे। तो ये पिलग्रिमेज सेंटर नए नए निकल के आए। उसके बाद इट प्रोवाइड एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। ये जो अजमेर है, अजमेर के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रखे हैं। अब जो अजमेर है, यहां पर पहले आपकी बेसिकली चौहान डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सी? अरे वही पृथ्वीराज चौहान वाली, हाँ, तो वो हुआ करते थे। लेकिन फिर बाद में जब मुगल डायनेस्टी आई थी तो फिर क्या हुआ था सर? यहां पर बेसिकली आपके मुगलों ने इसको हेडक्वार्टर बना दिया था अपना। तो हुआ क्या कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपका हिंदुइज्म वाले कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं और इस्लामिक वाले कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिखाता है कि किस तरीके से अलग अलग धर्म साथ में रह सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ में रहना, ठीक है। टॉलरेंस लेवल पता चलता है इससे, और भारत तो शुरू से ही बहुत ज्यादा टॉलरेंट रहा है भाई। अभी तुम मतलब कोई जो मोनोथिस्टिक धर्म होते हैं, ऐसे धर्म जो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, तुम उसके अंदर धर्म से कुछ अपोजिट करने की कोशिश करो, देखो कैसे कितने कट्टर हो जाएंगे फिर लोग बाग। चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे आप इस्लामिसाइजेशन ले लो, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर आप देखो धर्म को अपोज करने वाले कितने लोग आए उनके। अब जैसे वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता शुरू से चलती थी, उसी के अंदर पूरा का पूरा हिंदुइज्म सनातन धर्म बेस्ड था, ठीक है। अब तुम ये देखो कि उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट खड़े हुए तुम्हारे जैनिज्म बुद्धिज्म वाले। जब जैनिज्म बुद्धिज्म ग्रो कर रहे थे वैदिक सभ्यता के अपोज में, उस टाइम पर भारत के अंदर कम से कम 362 धर्म हुआ करते थे। 362 प्लस धर्म अलग से हुआ करते थे वैदिक के अलावा, हिंदुइज्म के अलावा। ये सब क्यों ग्रो कर रहे हैं? ये वैदिक सोसाइटी के अपोज में आए थे। अगर ऐसा होता तो अगर हम कट्टर होते तो हम भी मार देते उन सबको, जैसे बाकी धर्मों के अंदर होता है। लेकिन शुरू से ही भारत का जो टॉलरेंस लेवल रहा है ना, सहने की क्षमता, वो नेक्स्ट लेवल रही है, क्योंकि हमें पता है हमारा कल्चर इतना सुपीरियर है कि ये लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे अपने आप। यही होता है। भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए, भारत से बाहर से इतने सारे लोग भारत के ऊपर आक्रमण करने आते थे, सारे के सारे देखो इंडियनाइज हो गए सारे के सारे। वो कनिष्क आया था कुषाण डायनेस्टी वाला, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, वो अपने आप को टाइटल दे रहा है देव का, देवपुत्र का, कि मैं तो शिव जी को मानता हूं, मैं तो शिव का बेटा हूं, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा वो पहले अलेक्जेंडर के बाद वो आया था, एक बंदा था जिसका नाम था मिनेंडर, ठीक है, ग्रीक का एक कमांडर, मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, और वो भारत आके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, उसने अपना नाम मिलिंद रख लिया। तो भारत के अंदर जो भी बाहर से आता था वो ऑटोमेटिकली इंडियनाइज हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर सुपीरियर है, हमारा टॉलरेंस लेवल इतना ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेटल्ड हियर इन 12th सेंचुरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत हुए हैं, इसके बारे में चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वो अजमेर के अंदर ही हुए थे बेसिकली आपके सेटल। आपने सुनी होगी अजमेर शरीफ की दरगाह इन्हीं की है, ठीक है। मोइनुद्दीन काफी इंपॉर्टेंट आपके चिश्ती सेंट रहे हैं, सूफी सेंट रहे हैं। उसके अलावा नियर अजमेर इज द पुष्कर लेक विच इज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। अब वहीं पे आपने सुना होगा कि सर अजमेर के पास ही एक पुष्कर लेक है। ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही ऐसा मंदिर है पुष्कर, ठीक है, जहां पर आपकी ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो देख लो, एक तरफ तुम्हारा इस्लामिसाइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, दरगाह वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, और एक तरफ तुम्हारा बेसिकली पुष्कर ब्रह्मा जी की बात चल रही है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिलीजियस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपके पिलग्रिमेज सेंटर डेवलप होते हैं। आगे, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब जैसे जैसे ये आपके टाउन्स थे तो ये आपस में आप डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे। डिपेंडेंसी मतलब कि भैया हम तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे, तुम हमारे लिए ये काम कर देना। इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं, इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट होती है, और अल्टीमेटली इससे आपको फायदा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है आपका। 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8वीं शताब्दी के बाद, लार्ज विलेज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मॉल टाउन्स। इसी तरीके से 8वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, जो ऐसे गांव हुआ करते थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों के अंदर तब्दील होने लगे, टाउन्स के अंदर तब्दील होने लगे। दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी, और फॉर लेटर टाइम्स फार्मर ब्रॉट देयर प्रोड्यूस। अब यहीं पर क्या होता था, ये लोग डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, जो लोग बेसिकली जो खेती बाड़ी करते थे उसमें जो भी अनाज पैदा करते थे वो लोग बेचने के लिए आते थे। कहां बेचेंगे? मंडी के अंदर बेचेंगे। यही तो होता है आज के टाइम पे। अगर आपको कहीं पर जाना हो कि भैया वो गेहूं लेके आने, आटा नहीं है घर पे, गेहूं पिसवाना है, या फिर सब्जी खत्म हो गई है, तो आप लोग कहां? मंडी जाते हो। तो वो सारे जो किसान लोग होते हैं वो सारे मंडी में बेचने आते थे। तो फैक्चुअल बेस्ड सवाल क्या बना कि मंडी को उस टाइम पे बोला जाता था मंडपिका। मंडपिका, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना मंडप के साथ, क्योंकि मंडप के अलग मतलब होते हैं। अगर आप मंदिरों की बात करो तो मंडप एक जगह होती है जब आप मंदिर के अंदर जाते हो,
एक मंडप का मतलब होता है जब जहां से राजा अपने सारे के सारे ऑर्डर इशू करता था बैठ के, ठीक है, जब हमने तंजावुर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पढ़ा था उसके अंदर भी मंडप बनाया था। और एक होता है मंडपी का मतलब इसका होता है मंडी, जहां पर किसान भाई लोग आएंगे और अपने सारे के सारे प्रोड्यूस को बेचेंगे। दे ऑल्सो हैड स्ट्रीट मार्केट कॉल्ड एज हट्टा और हाट। जैसे अब सर वो फुटपाथ वाली जो मार्केट होती है, जैसे जनपथ, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल दिल्ली में है जनपथ, कनॉट प्लेस के पास, सीपी के पास। तो वहां पर स्ट्रीट मार्केट लगती है, हासिल लगती है। तो क्या होता है स्ट्रीट मार्केट में कि सर वो एक फुटपाथ होगा, वहां पर अलग अलग लोग अपना सामान लेके बैठेंगे। इस तरीके से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमारे लिए क्या सवाल बना, सर आपने नाम सुना होगा दिल्ली हाट। हाट का मतलब ये होता है स्ट्रीट मार्केट। ये जनकपुरी, ये जो दिल्ली में है, यहां पर आपका दिल्ली हाट है। तो उसी चीज को पहले बोला जाता था हट्टा। तो क्या फैक्ट बना कि स्ट्रीट मार्केट्स को पहले हट्टा बोलते थे, यही आज के टाइम पर हाट बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली हाट के नाम से फेमस है। पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ, स्टोन्समैन, और ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। पॉटर्स मतलब जो आपके घड़े वगैरह बनाते हैं मिट्टी से, ठीक है, अलग अलग आइटम्स बनाते हैं। ऑयल प्रेसर्स जो ऑयल का काम कर रहे हैं, बेसिकली तेल का काम कर रहे हैं। शुगर मेकर्स जो चीनी बना रहे। उसके बाद टॉडी मेकर्स, टॉडी क्या होता है सर, वो हाँ खंबा, वाइन 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 बना रहे हैं बैठ के, ठीक है, टॉडी बोलते हैं उसको। स्मिथ, स्मिथ मतलब सर ये तो नाम है किसी का, अरे नहीं, जैसे ब्लैक स्मिथ, जैसे गोल्ड स्मिथ, जैसे सिल्वर स्मिथ, तो ये सारे के सारे अलग अलग मेटल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ यही होते हैं स्मिथ। ये लोग भी अपनी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है आपका, बेसिकली जो स्टोन्स को लेके काम कर रहे हैं, पत्थरों को लेके काम कर रहे हैं, वो लोग भी हुआ करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिकली अपनी स्ट्रीट्स पे काम करते थे, और बकायदा अलग अलग स्ट्रीट्स थी। जैसे एक गली में सिर्फ और सिर्फ स्टोन वाले लोग काम करेंगे, एक गली में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड वाले लोग काम करेंगे, एक गली में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लोहार लोग होंगे, एक गली में तुम्हारे सारे के सारे टॉडी वाले होंगे। तो इस तरीके से सेपरेट हुआ करते थे ये सब, ठीक है। Many traders came to buy local articles and sell products to distant places like horses, salt। तो यहां पर बहुत सारे व्यापारी लोग आएंगे और अलग अलग चीजों को यहां पर बेसिकली अपना बेचेंगे। जैसे आपके हॉर्सेज हो गए, उस समय हॉर्स का बहुत सारा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, खरीद फरोख्त चलती थी घोड़ों की। उसके बाद नमक बेचेंगे। कैम्फर मतलब होता है बेटा कपूर, कपूर की यहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, व्यापार चल रहा है। सैफरन, केसर, ठीक है, इसके व्यापार चल रहा है। बीटल नट, ये जो तुम्हारे अखरोट टाइप जैसे होते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें जो काजू बादाम हो गए, ये सब चीजें का ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। और मसालों का तो चलता ही था, जिसमें पेपर सबसे इंपॉर्टेंट था, काली मिर्च, काली मिर्च। इसी को बेटा एंशिएंट टाइम में बोलते थे यवन प्रिय, यवन प्रिय, ठीक है, यवन प्रिय बोलते थे इसको। यूजुअली सामंत जमींदार बिल्ड फोर्टिफाइड पैलेसेस नियर दीज टाउन्स। तो सामंत और जो जमींदार लोग हुआ करते थे, ये इन्हीं मार्केट्स के चारों तरफ क्या करते थे, बेसिकली एक किला बना देते थे, ताकि इनकी प्रोटेक्शन भी हो सके और धंधा पानी बढ़िया से चल सके। इसके अलावा ये जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो अलग अलग चीजें बना रहे हैं, और जो आर्टिकल्स जिनका सामान के ऊपर आप देखते हो ना आज के टाइम में टैक्स लगता है, तो इन सब चीजों के ऊपर टैक्स लगता था उस टाइम पर। क्यों? उसी से तो बेसिकली आपका डेवलपमेंट होगा, पैसा तो वहीं से आएगा। नेक्स्ट, these rights are recorded in the inscription। तो होता क्या था, ऑफन टाइम्स हमने ये देखा कि जो भी टैक्स, मोस्टली जो राजा होता है वो बेसिकली टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ कुछ मंदिर भी बेसिकली टैक्स कलेक्ट करते थे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, अग्रहर। अग्रहर एक ऐसी जमीन होती है जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती है। अब ब्राह्मण उस जमीन का कुछ भी करे, ठीक है, ब्राह्मणों को हक है उस जमीन पे, तो ब्राह्मण चाहे तो उस जमीन पे जो भी आदमी रह रहा है उससे टैक्स ले सकता है। तो ऑफन हमने ये देखा कि जो मंदिर थे, ये लोग भी कभी कभी टैक्स कलेक्ट करा करते थे, ठीक है, मंदिर भी टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ये हमें कैसे पता चला, तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन से, अलग अलग शिलालेख हैं जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। उसके बाद a 10th century inscription from Rajasthan recorded the details of dues that were to be collected by temple authorities, both cash and kind। ऐसा ही एक हमें राजस्थान के अंदर शिलालेख, एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें यह बात की गई है कि भैया इस मंदिर से इतना टैक्स लिया गया है, इतना टैक्स लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, सामान के ऊपर, ये सब बातें बोली गई हैं। अब सर सवाल ये आता है कि जो टैक्स लेंगे वो किस किस रूप में लेंगे हम। तो या तो आप कैश में ले लो। अब सर उस समय नोट तो थे, अरे कैश मतलब भाई सोने चांदी के सिक्के हो गए, ठीक है, तो या तो आप सोने चांदी के सिक्के के रूप में टैक्स ले लो, कैश के रूप में ले लो, या फिर काइंड, मतलब कि भाई कभी कभी राजा ये भी बोल देगा कि भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तुमने जितना भी अनाज उगाया है, 100 किलो अनाज उगाया, तो मेरे को 6 किलो दे दो तुम टैक्स के रूप में। तो कैश और काइंड दोनों ही रूप में आपके बेसिकली क्या होता था,
संभाल लिया जाता था। तो इसी तरीके से ये जो टाउन्स है ये एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना रहे हैं कि ये वाली मंडी में चावल फेमस है, ये वाली मंडी में गेहूं फेमस है, ये वाली मंडी में टमाटर फेमस है। तो इस तरीके से ये इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। ठीक है, के बाद तो इसके बाद फिर हम एक काम करते हैं, कल करेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में करेंगे इसके बाद। और आज हमने अभी तक जितना पढ़ा है प्लीज प्लीज इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लो। अगर आप सेम डे रीड नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आगे। ठीक है, अब होता क्या है कि सर इतना सारा रीड करने के बाद हम नोट्स कैसे बनाएं? तो मैं तुम्हें बीच बीच में जैसे बताता हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो एक A4 शीट लो, ऊपर चैप्टर का नाम लिखो और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बस वो लिख लो। इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है जी। एंड आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली क्लास में। इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसी तरीके से अपनी सीरीज चलती रहेगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग रीड करते रहो। जब तक रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी तब तक बहुत दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, इसीलिए बेस बनवा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी का बेस बहुत फंडामेंटल बेस है। इसके बाद तुम जिंदगी में कोई भी एग्जाम देना, अगर एक बार एनसीईआरटी समझ आ गई तो सिर्फ आपको हायर लेवल वाले इवेंट्स ऐड करने होते हैं, बाकी ग्रेवी सबकी सेम ही रहती है। ठीक है, तो खैर आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।